बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। पार्टी के झंडे क्यों गायब हो गए? ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां तक जाएगी? सिर्फ मुस्लिम लीग को भाए ना, इस कारण से कांग्रेस पार्टी अपने झंडे तक को हटा दे। यह देश बांटने की जो चाल है और तुष्टीकरण के आगे जो घुटने टेकने का इनका रवैया है, इसको देश माफ नहीं करने वाला है। कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र के अंदर जिस तरीके से तुष्टीकरण के बारे में उन्होंने कहा है और जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण के बारे में कहा है, उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। देश जान को बताना पड़ेगा कि देश में इस तरीके की राजनीति, जो सत्ता के लोलुपता में आप एक समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हो, उसको देश कदापि माफ नहीं करेगा। कांग्रेस को उसका जवाब देना पड़ेगा। अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर वो अपनी बात रख रहे हैं और जो वादे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं उस पर वो सवाल उठाते हुए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले कांग्रेस के पास मौका था, इतने सालों तक देश में राज किया, लेकिन तब नहीं किया। लेकिन अब उन्हीं सारे पुराने वादों को लेकर कांग्रेस पार्टी आ रही है और जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। देश की जनता को जवाब देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। इस बात का जिक्र करते हुए विपक्ष पर प्रहार, नड्डा का वार आपने सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा है। कांग्रेस पार्टी अपने झूठे घोषणाओं के जरिए ठगने का काम कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्नाव के बीजेपी उम्मीदवार साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया कि उन्होंने राय दी कि हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी को अवतारी पुरुष बताया और इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी को ईश्वर का अवतार भी बताया। सुनवाते हैं आपको। मुसलमान बदल गए हैं या बीजेपी बदली है? क्या हुआ है ये? बीजेपी तो वही है जो कहती है वही करती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमने कहा था कि हम मंदिर बनाएंगे तो बनाया, वहीं बनाया। बीजेपी नहीं बदली है। मुसलमान को जो डराया गया, धमकाया गया, बहकाया गया, वो मुसलमान की समझ में आ गया कि बीजेपी के बारे में जो कहा गया कि बीजेपी आ गई तो मुसलमान को खा जाएगी। हम तो लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, मुसलमान को कैसे खा लेंगे? तो मुसलमान की समझ में आ गया कि ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं, अपने स्वार्थ के कारण हमें केवल बहकाने का काम किया गया था। जैसा चेहरा बीजेपी का प्रस्तुत किया गया था, बीजेपी वैसी नहीं है। बीजेपी की अच्छी पार्टी है। तो आप लोगों ने अब ये हिंदू राष्ट्र वाली मांग छोड़ दी है, हम ये भी कह सकते हैं। अगर वो बदले हैं तो आपका भी ये स्टैंड बदला है? देखिए, हिंदू राष्ट्र और राम राज्य दोनों में एक बुनियादी अंतर है। बहुत मंथन चिंतन करने के बाद मेरी समझ में आया, हिंदू राष्ट्र तो कंस का भी था लेकिन ठीक नहीं था। कई आतताई राजाओं का हिंदू राष्ट्र था लेकिन ठीक नहीं था। लेकिन राम राज्य दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहु नहीं व्यापा। तो 22 जनवरी को राम राज्य की स्थापना हो गई। इतना बढ़िया राज्य जब मोदी जी ने बना दिया तो उसके आगे फिर हिंदू राष्ट्र का अपना कोई अर्थ नहीं रह जाता है। एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है? कब तक मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं? देखिए, जो मैंने 8 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया और मैं एक निर्मल पंचायती अखाड़े का धर्माचार्य हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर हूँ। जितनी मेरी से हो सकती है भजन साधना तपस्या मैंने की है और मैं जो देख पा रहा हूँ, दूरदृष्टि मेरी है, मोदी कोई व्यक्ति नहीं है, मोदी की नेता नहीं है। भगवान ऐसे लोगों को अंशावतार के रूप में भेजते हैं। तो मेरी समझ से मोदी कोई अवतारी पुरुष हैं जो धर्म की स्थापना करने के लिए, ईश्वर के अवतार आप कह रहे हैं? ईश्वर के अवतार हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और राष्ट्र का उत्थान करने के लिए इस धराधाम पर आए हैं। इसलिए वो व्यक्ति बिना रुके, बिना झुके 24 घंटे राष्ट्र सेवा में लगे ही रहते हैं। 24 से 29 आपके मुताबिक टर्म, और उसके बाद कब तक प्रधानमंत्री? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। आप सन्यासी हैं, कुछ भविष्य भी आप समझ लेते हैं? जब तक भगवान करे मोदी जी को मेरी आयु, मेरा जीवन भी लगे, जब तक मोदी जी का शरीर है तब तक इस हिंदुस्तान में वही होगा जो मोदी जी चाहेंगे। ये एकदम तय? बिल्कुल तय।
बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साक्षी महाराज हैं अपनी बात रखते हुए और बड़ी बात कह रहे हैं मुसलमानों को लेकर के कि मुसलमान बीजेपी की तरफ आ रहे हैं और उनको जो बहकाया गया था, जो उनको दिग्भ्रमित किया गया था, वो सारे भ्रम अब दूर हो रहे हैं और अपना एग्जाम्पल बता रहे हैं किस तरह से इनके इस लोकसभा क्षेत्र में मुसलमानों का वोट साक्षी महाराज को मिल रहा है, जो कि बहुत ही एक तरह से जो ये बात कह रहे हैं ये बहुत ही अहम बयान है। हरिओम मिश्रा के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, उन्नाव। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक उपाध्याय खुद जुड़ चुके हैं लाइव, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आपने बात भी की, उन्नाव से सांसद हैं मौजूदा साक्षी महाराज और फिर से उनको टिकट भी दिया गया है। वो अपनी जीत को लेकर तो गारंटी दे ही रहे हैं, दावा कर रहे हैं और साथ ही थर्ड टर्म पीएम मोदी पूरा करेंगे, इसको लेकर भी वो आश्वस्त हैं। और बड़ी बातें जो आपने बात की उसमें से ये निकल करके बाहर आ रही है, वो कह रहे हैं कि अब हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि राम राज्य होना चाहिए और भगवान का अवतार एक तरीके से बता रहे हैं, पीएम मोदी को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं साक्षी महाराज। बिल्कुल दीपा, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। हिंदुत्व के फायर ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं साक्षी महाराज, जो हिंदू राष्ट्र की मांग जोर शोर से उठाते आए हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र तो आतताई राजाओं का भी रहा है, जिन्होंने अत्याचार किए उनका भी हिंदू राष्ट्र रहा है। कंस का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कंस का भी हिंदू राष्ट्र था, लेकिन कंस एक अत्याचारी शासक था। तो ये एक बड़ा चेंज है। अब देखिए वो हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि राम राज्य की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 22 जनवरी को पीएम मोदी ने राम राज्य की स्थापना कर दी है और मुसलमानों को भी एकोमोडेट करने की, समान अधिकार देने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुसलमान हमको वोट देते हैं। तो एक बड़ा ये चेंज है उस थॉट प्रोसेस में, जो थॉट प्रोसेस उग्र हिंदुत्व की समर्थक मानी जाती आई है, जो शुरू से कहती आई कि हिंदू राष्ट्र हमारा सपना है, जो कई बार गोडसे की भी बात करती आई है, वो अब हिंदू राष्ट्र को नकार रही है और राम राज्य की बात कर रही है। तो अपने आप में एक बड़ा ये चेंज है। और बीजेपी के भीतर अंदर खाने में क्या चल रहा है, किस तरह से मुसलमानों को लेकर के बीजेपी के अंदर एक एकोमोडेटिव फीलिंग आ रही है कि उनको भी साथ लेकर के चला जाए, ये उसका भी बड़ा रिफ्लेक्शन है। दीपा, बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका अभिषेक पूरी जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव में बहुत कम दिन अब बाकी रह गए हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। केरल में भी प्रचार तेजी से चल रहा है और केरल की तिरुवनंतपुरम सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की टक्कर कांग्रेस के मौजूदा सांसद और नेता शशि थरूर से है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में राजीव चंद्रशेखर ने दावा किया है कि केरल में बीजेपी का खाता खुलने वाला है और कांग्रेस पीएफआई के सहारे चुनाव लड़ रही है। समय तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट पर हैं और हमारे साथ राजीव चंद्रशेखर जी हैं, जो लगातार घूम घूम कर लोगों से मुलाकात कर। सर, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, देखिए यहाँ पे 15 साल से कुछ हुआ नहीं है। एक एमपी बैठे हुए हैं यहाँ, 15 साल से कुछ कर नहीं रहे थे और कुछ हुआ भी नहीं है। और आप देख रहे हैं लोगों के जीवन में इतने सारे सवाल हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिनका किसी ने कोई उसका सुलझाने का ना तो कोई इंतज़ाम किया है या ना तो कोई एफर्ट लिया है। तो हर घर में जो जाता हूँ, हर सेगमेंट में लोगों के इतने मुश्किलें हैं। तो ये 15 साल में तिरुवनंतपुरम और केरल एक जैसे वो फ्रीज हो गया था वहाँ, और एक ब्रेक लग गया था वहाँ पे। और भारत जब आप आज देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, आगे बढ़ रहा है, इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लोग प्रश्न यही पूछ रहे हैं कि हमें भी क्यों नहीं, हमारे राइट्स भी क्यों नहीं है कि हमें भी घर में पानी मिले, हमें भी अच्छा घर मिले, हमें भी नौकरी मिले, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स, हमारे बच्चों को भी स्किल्स मिले। तो ये जो बेसिक नीड्स जो हैं 15-20 साल से यहाँ पर इग्नोर किया गया था। राजीव जी, मैंने देखा जो कि पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत क्लोज मार्जिन से हारी, तो क्या माने कि इस चुनाव में वो जो क्लोज मार्जिन है वो खत्म हो जाएगा? नहीं, वो तो मैं ऐसा फोरकास्टर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर आया था इलेक्शन बैटल लड़ने के लिए, लेकिन 10-20 दिन घूमते लोगों के परेशानियों को देखकर मेरे लिए ये एक मिशन बन गया है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। लोगों को 10, 20, 15 साल से
ऐसा एक ठोकर खाकर ऐसा जीवन बिताना, उसमें हम कुछ बदलाव लाना चाहिए। उस मिशन पे ये मेरे लिए अभी इलेक्शन नहीं रहा है, ये मेरे लिए एक मिशन हो गया है। राजीव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे लोकसभा चुनाव में जो अपना सबसे ज्यादा फोकस है वो साउथ में रखा है, तमिलनाडु, केरल, आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। क्या लगता है केरल की जो 20 सीटें हैं उनमें बहुत ज्यादा उनका फोकस भी है, लगातार विजिट भी हो रही है? नहीं, मोदी जी का ये कहना है कि बहुत सालों से यहाँ पर लोगों को झूठ और झूठे वादे एक हाथ में और दूसरे झूठी राजनीति घुसाकर लोगों में एक भ्रम बना दिया गया था कि बीजेपी नॉर्थ इंडियन पार्टी है, बीजेपी ये है वो है। उसको बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं बदलेगा लोगों तक विकास नहीं पहुंचेगा। ये बात मान लें कि इस बार केरल और तमिलनाडु में भी भाजपा का खाता खुलने वाला है? जरूर खुलेगा। मुझे एकदम यकीन है कि नरेंद्र मोदी जी का जो विकास है, सभी तमिलनाडु के लोग भी चाहते हैं, केरल के लोग भी चाहते हैं, तेलंगाना के लोग भी चाहते हैं, कर्नाटक के लोग भी चाहते हैं, आंध्रा के लोग भी चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं। भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारत को आगे बढ़ाने के लिए का आशा नहीं देखता है। हाँ, ये हो सकता है कि कांग्रेस वाले ऐसे नहीं सोचे, लेकिन हर आम जो व्यक्ति है यही चाहता है कि उनके जीवन में बदलाव आए और हमारा देश तरक्की करे। साउथ इंडिया में इस बार इस इलेक्शन में भाजपा उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। कर्नाटक जो हमारा गढ़ रहा है वहाँ पर हमारा वोट कंसोलिडेट होकर बहुत सॉलिड वोट होगा। कांग्रेस का जो 1 साल का राजनीति उन्होंने किया है, अपीजमेंट का और करप्शन का, लोग जान चुके हैं कि ये कितनी मुसीबत वाली पार्टी है। हर व्यक्ति जान चुका है और मुझे कोई दो राय नहीं है और मुझे कोई डाउट नहीं है कि इस इलेक्शंस में बहुत ही एक डिसाइसिव मैंडेट मिलेगा भाजपा को साउथ इंडिया से। सीधी टक्कर किससे मानते हैं, कांग्रेस से या जो है यूडीएफ से? 3-वे फाइट है। तीनों के 3 कैंडिडेट्स हैं, तीनों की 3 पार्टियां हैं। त्रिकोण, जो हम मलयालम में कहते हैं त्रिकोण मत्सरम, इट इज़ अ 3-वे फाइट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के वोटर्स बदलाव के लिए वोट देंगे। देखिए, सभी देश के सभी लोग जानते हैं कि जून 4 को जब रिजल्ट आएगा, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो यहाँ के कैंडिडेट शशि थरूर ने भी मान लिया है और कोई कांग्रेसी भी नहीं है जो नहीं मानता है। लेकिन कांग्रेस का जो नीति है, कांग्रेस का जो राजनीति है, एकदम केरल में भी और तिरुवनंतपुरम में भी देखने को बहुत साफ मिल रहा है कि वो अपने बारे में हमने जो किया है, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने जो लोगों के लिए किया है पिछले 65 साल में, उसके बारे में एक भी उनका टिप्पणी या कोई एग्जाम्पल वो नहीं देंगे। उनका पूरा जो राजनीति है, पूरा कैंपेन है झूठ बोल के भागने का। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव चंद्रशेखर जी हैं, तिरुवनंतपुरम से लोकसभा के उम्मीदवार हैं और कंटिन्यू सुबह से एक के बाद एक जगह से दूसरे जगह अपना कैंपेन कर रहे हैं। साफ मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और केरल में इस बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलने वाला है। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ नीरज पांडे, वी न्यूज़, तिरुवनंतपुरम।